हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को, जितने भी हमारे डियर जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी में स्वागत करते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ में। तो आज जो है हम दो प्रश्न करने वाले हैं। दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यानी संकीर्ण श्रोणि, और एक हम लोग करने वाले हैं फीटल डिस्ट्रेस के बारे में। जो आप लोग बहुत बार वर्ड सुने हैं कि फीटल डिस्ट्रेस, तो आज उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा आपको। साथ में आज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में भी जानेंगे और इसके कारण को जानेंगे, इसके डायग्नोसिस को जानेंगे, इसके जटिलता को जानेंगे और इसका कैसे मैनेजमेंट होगा इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यह शॉर्ट नोट्स का अगला वीडियो है, देखिएगा आप लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, किसी भी स्टेट से है आपके लिए, यह सब के सब आपके सिलेबस से है। ठीक है, चलिए। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है संकीर्ण श्रोणि। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है, संकीर्ण के मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। ठीक है, स्त्री श्रोणि की आकृति और आकार दोनों असमान होना, जिसके कारण योनि द्वारा होने वाले प्रसर्व में, ठीक है, प्रसर्व में असमान आकार वाले शिशु को निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। संकीर्ण श्रोणि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है कि संकीर्ण श्रोणि। अब जो संकीर्ण श्रोणि होता है, इसका मतलब होता है कि जो पेल्विस होता है यह क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वह जो है इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, और यहाँ से चीज़ें निकलने वाला है इतना, इसके साइज के अनुसार यहाँ से निकलने वाला है, मान गए। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है संकीर्ण, मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पेल्विस सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने से होता यह है कि अगर कोई बच्चा असमान जो है होने वाले प्रसर में समान आकार वाले शिशु को निकलने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब अब चूँकि हम लोग जानते हैं डिलीवरी होता है तो नॉर्मल तौर पे बच्चा कहाँ से निकलता है, योनि के द्वारा। ठीक है, योनि के द्वारा निकलता है। तो अब ऐसे में होता यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है तो उसमें योनि के द्वारा जो डिलीवरी होता है उसमें नॉर्मल जो बच्चे शिशु होता है उसको निकलने में जो है प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग संकीर्ण श्रोणि कहते हैं। सीधा समझिए, कोई चीज़ें 2 इंची का होल है, ठीक है, 2 इंची का छिद्र है। अब ये 2 इंची का छिद्र है और यह छिद्र जो है अपने आप में एक इलास्टिक गुण इसमें पाया जाता है। मतलब ये 2 इंची के छिद्र से 3 इंच तक सामान आराम से निकल सकता है, समझ गए, यह इसका गुण है। अगर मान गए यह चीज़ें अगर संकीर्ण नहीं होगा, यह 2 इंची का होल है और 3 इंची तक सामान इसमें आराम से जा सकता है, आ सकता है। लेकिन अगर यह 2 इंची वाला सिकुड़ कर 1.5 इंची का हो जाए तो यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक फैलने का क्षमता है, यानी 2.5 इंच तक फैलेगा। तो ऐसे में अगर यहाँ से 3 इंच का सामान निकले तो फिर दिक्कत होगा। तो सेम उसी प्रकार से समझिए कि पेल्विस जो होता है यह इसमें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए कि पेल्विस में एक जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होने से, अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, देखिए सीधा मतलब समझिए, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस का मतलब होता है क्या चीज़, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, संकीर्ण के मतलब ही होता है कि सिकुड़ जाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह महिला पेल्विस, स्त्री पेल्विस जो होता है श्रोणि, यह आकृति और आकार दोनों में असमान होता है। अब जब आकृति और आकार दोनों में एबनॉर्मल हो जाता है, असमान हो जाता है, तो जाहिर सी बातें हैं कि जो बच्चा निकलेगा योनि के द्वारा, अब योनि के द्वारा जो निकलेगा तो उस पेल्विस में, चूँकि पेल्विस वाले रीजन में ही जो है सारा के सारा शिफ्ट है, चाहे वो आपका कोई भी जीनिटल ऑर्गेन हो, जननांग हो, चाहे वो आपका यूट्रस हो, चाहे आपका वो सर्विक्स हो, चाहे भाइजीना हो, उस सब के सब पेल्विस वाले एरिया में ही, पेल्विक कैविटी में ही सब शिफ्ट है। तो पेल्विस कैविटी क्या करता है, बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है डिलीवरी में। ठीक है, डिलीवरी अगर कोई बच्चा है नॉर्मल तौर पर और वह भाइजीनल के द्वारा अगर होने वाला है तो उसमें वह पेल्विस क्या होता है कि फैलाव होता है उसमें। ठीक है, उसमें फैलाव होता है जिससे बच्चा आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो पेल्विस से ऑलरेडी सिकुड़ चुका है, सिकुड़न हो गया है, उसमें सिकुड़न हो गया है, तो बच्चा को निकलने में बाधा उत्पन्न होगा ही होगा, और उसी को हम लोग संकीर्ण कहते हैं। मतलब पेल्विस के आकार और जो है आकृति दोनों में असमान होने के कारण जो बच्चा होने वाला है योनि से, वो योनि से प्रसर में उसके समान आकार के शिशु में होने वाले, निकलने वाले में बाधा उत्पन्न होता है, और इसी को कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। समझ गए चीज़ को, चलिए।
इंग्लिश में दिया गया है, देख लीजिएगा। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को देख लीजिए। कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले बात है श्रोणि का विकासात्मक विकार, मतलब जो पेल्विस होता है या पेल्विस में ही प्रॉब्लम जो है होगा, इसी में पूर्ण डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसके कारण यह प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक तो पेल्विस का डेवलपमेंट नहीं होना सही से, दूसरा है गंभीर कुपोषण हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ें ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो सकता है, यानी हड्डी से संबंधित, चूँकि जो पेल्विस होता है वह हमारा हड्डी से रिलेटेड बना एक कर्व होता है, ठीक है। तो उसमें ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो सकता है कारण। अस्थि क्षय रोग, बोन ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकते हैं, समझ गए, और स्पाइनल डिफेक्ट हो सकता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्क्लेरोसिस। अगर कोई महिला में ये सब प्रॉब्लम स्पाइनल से संबंधित है तो उसको बच्चा को जन्म देने में दिक्कत होता है, या फिर उसको हड्डी से संबंधित क्षय रोग हो, या रिकेट्स हो, या ऑस्टियोमेलेसिया हो, या गंभीर कुपोषण हो, या फिर जो पेल्विस में कॉन्ट्रैक्ट है उस पेल्विस में ही कोई ऐसे विकासात्मक समस्या होने से यह सब समस्या पेल्विक कॉन्ट्रैक्ट का होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका जटिलता क्या होता है मेरे डियर, जटिलता देख लीजिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, अगर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा अगर किसी को ये चीज़ें होता है कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस, तो उसका क्या क्या जटिलता हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब जो प्रसव का अवधि है वह लंबा खींचेगा, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन, मतलब जो बच्चा है उसके प्रस्तुति जो है अलग, मतलब प्रस्तुति मतलब उसका प्रेजेंटेशन जो है गलत होगा। माल पोजीशन, उसका बच्चा का स्थिति भी सही नहीं हो पाएगा, या फिर पेल्विस का स्थिति भी सही नहीं रहेगा। कोड प्रोलैप्स हो सकता है, मीन्स रज्जु भंश हो सकता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, मतलब प्रसव में बाधा उत्पन्न होगा। संक्रमण हो सकता है, और बर्थ इंजरी हो सकता है, जन्मजात क्षति पहुंच सकता है। तो ये सब के सब जो है आपके क्या होते हैं, जटिलता कहिए या लक्षण कहिए, ये आपके दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। कोड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो रज्जु है, जो बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है उसमें क्षति पहुंचना, यही रज्जु भंश होता है। प्रसव बाधा मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में समस्या होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, बर्थ इंजरी हो सकता है, या फिर बच्चे की स्थिति में अलग कुछ स्थिति हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक है प्रसव पश्चात रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। भ्रूण विपत्ति, फीटल डिस्ट्रेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग रिट्रोवर्जन ऑफ ग्रेविड यूट्रस और सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपर्शन हो सकता है। मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम जो है एक स्त्री को हो सकता है उसके पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, जैसे ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हो सकते हैं। किसमें, ये सब के सब लक्षण कहिए या इसको आप जटिलता कहिए, ये सब के सब जो है हो सकते हैं एक महिला में पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। सबसे प्रमुख जो लक्षण होता है पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट में कि पेल्विस जो है सिकुड़ जाता है, बच्चे को जन्म लेने में यानी प्रसव होने में बाधा होगा। जो प्रसव होगा वह लंबा चलेगा, ठीक है, जल्दी से बच्चा नहीं निकल पाएगा। उसके बाद रक्तस्राव होगा, ठीक है ना। बच्चा का स्थिति जो है अलग होगा, माल पोजीशन हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो विभिन्न तरीके के जटिलता या लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका अगर किसी में पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें डायग्नोसिस, निदान क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद प्रस्तुति परीक्षण व इतिवृत्ति मतलब ऑब्स्ट्रेक्टिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री लिया जाएगा। उसके बाद भेजिना एग्जामिनेशन किया जाएगा कि आखिर भेजिना से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा है। एक्सरे हो सकता है, MRI हो सकता है, CT स्कैन द्वारा जाँच किया जाएगा, और बाई मैनुअल परीक्षण भी किया जा सकता है। तो ये सब के सब डायग्नोसिस है, ये सब को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। चीज़ को नॉर्मल तौर पे है। निदान में क्या क्या होगा, तो पेल्विस से बच्चा को होने में दिक्कत होगा, पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो एक्सरे, MRI, CT स्कैन, वेजिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑब्स्ट्रेक्टल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, ये सब हो सकता है। चीज़ें समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे प्रबंध देखते हैं कि अगर किसी को इस प्रकार की समस्या आता है पेल्विक कॉन्ट्रैक्ट का तो उसको क्या क्या प्रबंध कैसे किया जाएगा। देखिए, प्रसव पूर्व ही अपर्याप्त श्रोणि को चिन्हित कर लेना चाहिए। अगर किसी में पेल्विक कॉन्ट्रैक्ट की समस्या हो, उसका पेल्विक से संबंधित कोई जो है पूर्ण प्रॉब्लम हो, तो पहले ही प्रसव होने से पहले ही चेक कर लेना चाहिए, ठीक है।
बाइमेनुअल परीक्षण एवं उदरीय एवं योनि परीक्षण की सहायता से, ठीक है, सेफलोपेल्विक डिसॉर्प्शन सीपीडी की डिग्री को नोट किया जाता है। सीपीडी के डिग्री का नोट किया जाता है, मीन्स होता है कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में पेल्विस किस स्थिति में है, किस डिग्री में है, इसको जो है सेफलोपेल्विक डिसप्रोपर्शन के द्वारा डिग्री को नोट किया जाता है कि पेल्विस जो है किस कंडीशन में है प्रेगनेंसी के। अगर नॉर्मल कंडीशन में है मीन्स पेल्विस में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेल्विस में थोड़ा भी इधर उधर हो तो कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि पेल्विस में प्रॉब्लम है और यह बच्चा को जन्म लेने में समस्या कर सकता है, पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। समझ गए? तो इस सीपीडी के द्वारा जो है या फिर बाइमेनुअल एग्जामिनेशन या उदरीय या योनि की परीक्षण के सहायता से हम डिग्री को देखेंगे कि पेल्विस किस कंडीशन में है। समझ रहे हैं? चलिए, ए हो गया। तीसरा है संकीर्ण योनि श्रोणि का प्रबंध निम्न विधि द्वारा किया जाता है। कंट्रैक्ट पेल्विस अगर किसी में होता है तो उसको निम्न विधि, मतलब नीचे विधि दिया गया है जिस तरीके से प्रबंध उसका हो सकता है। पहला है गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्रसव कराना। मतलब अगर किसी का पेल्विक अगर कंट्रैक्टेड है तो सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि गर्भ पूर्ण होने से पहले ही बच्चे को जो है जन्म दे देवाना चाहिए। मीन्स प्रसव के जो समय अवधि है उससे पूर्व जो है प्रसव कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि अगर प्रसव कंप्लीट प्रसव गर्भ अवधि अगर पूर्ण होगा और उसके बाद अगर बच्चे का जन्म दिया जाएगा तो बच्चा पूर्ण विकसित हो जाएगा, तो उस कंट्रैक्ट पेल्विस से पूर्ण विकसित बच्चा निकलने में दिक्कत करेगा। अब पूर्ण गर्भ अवधि से पहले ही अगर जन्म प्रसव हो जाएगा तो गर्भ से पहले बच्चा का पूर्ण जो है विकास नहीं होगा, पूर्ण जो है मैच्योर नहीं होगा, तो बच्चा में थोड़ा वजन या बच्चा का आकार थोड़ा छोटा रहेगा तो वह आसानी से कंट्रैक्ट पेल्विस के द्वारा भी निकल जाएगा। तो पहला प्रबंध क्या करेंगे कि गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले प्रसव करा लेना चाहिए। ठीक है, इसे गर्भ अवस्था पूर्ण होने से 2 से 3 सप्ताह पूर्व कराया जाता है। यह विधि अत्यधिक सक्रिय श्रोणि में नहीं अपनाई जाती है। मगर मतलब अगर किसी का पेल्विक अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ हो, संकरा हो, तो यह विधि नहीं अपनाया जाता है। उसमें कौन सी विधि? गर्भ अवधि के पूर्ण होने से प्रसव कराना। यह विधि मतलब अत्यधिक संकरा वाला में नहीं होगा। प्री टर्म प्रसव में शिशु का आकार समान से कम रहता है। इसका उद्देश्य समान से छोटे वाले शिशु को संकीर्ण श्रोणि से बाहर निकालना होता है। रोगी को विश्राम देना आवश्यक है। मैंने जो बताया वही है, बस ध्यान में ही रखिएगा कि 2 से 3 सप्ताह पहले ही, पूर्ण गर्भ अवधि होने से पहले 2-3 सप्ताह पहले ही करा लिया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि एक नॉर्मल शिशु से और प्री टर्म के जो शिशु होते हैं उसमें आकार जो है कम होता है, जिसके कारण यह संकीर्ण पेल्विस से निकलना आसान होगा। ठीक है। दूसरा है सिजेरियन प्रसव। अब सिजेरियन प्रसव के मतलब होता है कि सर्जरी द्वारा प्रसव कराना तभी उचित होता है जब यह सुनिश्चित हो कि शिशु का सिर संकीर्ण श्रोणि से नहीं निकलेगा, स्त्री की आयु अधिक हो, महिला को पहले भी सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव हुआ हो, प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया की उपस्थिति हो, यदि प्रसव का प्रयास असफल हो। देखिए, सिजेरियन सेक्शन का मतलब है अगर बच्चा पूर्ण विकसित हो गया है और बच्चा का ये हम देख रहे हैं कि बच्चा होने में तकलीफ़ हो रहा है, पेल्विक कॉन्ट्रैक्ट है, संकीर्ण पेल्विस है, बच्चा का सिर जो है बाहर नहीं आ सकता है इस योनि के द्वारा, तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग सिजेरियन सेक्शन के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा प्रसव कराना उचित होता है, ताकि माँ को भी आराम मिले, आराम हो सके और बच्चा को भी आसानी से निकाला जा सके। कहाँ से? सिजेरियन सेक्शन से। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर पूर्ण विकसित होगा तो वह कंट्रैक्ट मतलब सिकुड़े हुए पेल्विस से, श्रोणि से नहीं निकल पाएगा और योनि के माध्यम से बाहर नहीं आ पाएगा, उसका सिर जो है नहीं आ पाएगा। तो पहले इस चीज़ को डिनोट कर लेंगे, तो उसके बाद सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। और यह तब जब होता है जब एक्लेम्पसिया या प्री एक्लेम्पसिया होता है, तब भी हो सकता है। कौन? सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, ताकि यदि प्रसव प्रयास असफल हो तो यह जो है सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है। पहले प्रयास नॉर्मल तौर पे ही करते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर नहीं हो पाता है तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं आपके यह श्रोणि के कारण होता है। ठीक है, चलिए। एंड तीसरा जो मेथड है ट्रायल लेवल है प्रसव प्रयास। प्रसव प्रयास क्या कहता है कि प्रसव प्रयास द्वारा सिजेरियन सेक्शन की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रसव स्वतः या प्रेरित आरंभ होनी चाहिए। प्रसव प्रयास द्वारा सिजेरियन सेक्शन की संभावना को कम किया जाता है, इसके लिए प्रसव स्वतः या प्रेरित आरंभ हो जाता है। ट्रायल प्रसव का मतलब होता है कि प्रसव प्रयास, इसमें प्रसव के लिए प्रयास किया जाता है ताकि जो प्रसव है वह स्वतः हो जाए और या फिर प्रेरित
करके आरंभ हो जाए डिलीवरी, ठीक है, ताकि इसमें कोई सिजेरियन यानी सर्जरी की आवश्यकता न पड़े, ठीक है ना। तो यह ट्रायल मेथड होता है। चीज़ों को समझ गए। तो कंट्रैक्ट पेल्विस को 3 तरीके से हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। एक तो ये कि पूर्ण विकसित बच्चा को पूर्ण गर्भ अवधि से पहले ही जो है करा लिया जाए प्रसव, एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा सिजेरियन सेक्शन का इस्तेमाल होगा, मतलब सर्जरी के द्वारा। और तीसरा ये होगा कि ट्रायल मेथड होगा, जिस ट्रायल में होगा ये कि पहले ही उसका जो है प्रेरित करके या फिर जो है समय से पहले ही प्रसव को प्रेरित किया जाएगा या स्वतः जो है आरंभ करना चाहिए प्रसव प्रयास करके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जिसमें सिजेरियन सेक्शन की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार से कंट्रैक्टेड पेल्विस समाप्त होता है। आपको मुख्यतः उसका कारण, लक्षण या जटिलता और प्रबंध आपको पूछेगा तो बताना रहेगा, ठीक है। मैंने आपको कंट्रैक्ट पेल्विस समझा दिया, सिकुड़ा हुआ श्रोणि के बारे में। अब बहुत लोग कहते होंगे श्रोणि का जो है क्या जो है रोल होता है। मेरे डियर, श्रोणि में यहाँ पे यूट्रस होता है, यहाँ पे यूट्रस से लगा हुआ सर्विक्स होता है, फिर हमारा क्या चीज़ होता है, भेजिना होता है। तो जो बच्चा निकलेगा तो यह यूट्रस के जरिए, अगर मान गए ये हमारा अगर बच्चा फैल के इतना दूर आ गया है गर्भ में, तो अगर यह पेल्विस कंट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो यह जब नहीं फूलेगा तो कैसे बच्चा आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसके लिए पेल्विस को फूलना जगह देना जरूरी होनी चाहिए। अगर पेल्विस सिकुड़ा हुआ रहता है तो यह दिक्कत करता है बच्चा को योनि के माध्यम से बाहर निकलने में, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है फीटल डिस्ट्रेस के बारे में, यह पॉइंट बहुत बार आया है। ऊपर भी हम लोग देखे हैं फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, समझ गए ना। अभी ऊपर हम लोग जटिलता में देखे हैं ना कि फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, समझ गए चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, गर्भस्थ शिशु विपत्ति अथवा गर्भ का संकट में होना क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध को समझाइए। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसको हिंदी में गर्भस्थ शिशु विपत्ति, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कोई विपत्ति है, कोई संकट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर फीटल डिस्ट्रेस क्या कहते हैं। इसके कारण, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सब बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने का चीज़ है कि गर्भस्थ शिशु विपत्ति क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है विपत्ति होना, ठीक है, और फीटल का मतलब होता है गर्भ में पल रहे शिशु, ठीक है। देखिए, गर्भस्थ शिशु की विपत्ति से तात्पर्य है गर्भ का ऐसी जटिलताओं से गुजरना जिनके अधिक समय तक बने रहने से भ्रूण के जीवन को खतरा हो तथा उसे अस्थायी क्षति हो सकता है, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु जो है हो सकती है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का संकट, ठीक है, गर्भ में पल रहे शिशु को संकट होना या विपत्ति होना, यही फीटल डिस्ट्रेस कहलाता है। फीटल डिस्ट्रेस का समान से मीनिंग होता है कि ऐसी विपत्ति से तात्पर्य है कि गर्भ की ऐसी कॉम्प्लिकेशन, गर्भ प्रेगनेंसी की ऐसी जटिलता से गुजरना जहां पे अगर यह जटिलता अधिक समय तक गर्भ में बना हुआ है तो यह भ्रूण के जीवन के लिए खतरा होता है। मीन्स बच्चे जन्म में, जो गर्भ में पल रहा है बच्चा है, उसके लिए खतरा होता है अगर यह विपत्ति, यह संकट लंबे समय तक पल रहा है गर्भ में, तो ठीक है। उसे अस्थायी क्षति हो सकता है, मतलब जो भ्रूण पल रहा है घर में उसे अस्थायी जो है क्षति पहुंच सकता है इससे, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। नॉर्मल तौर पे कहा जाए, फीटल डिस्ट्रेस जो होता है यह एक गर्भकालीन, गर्भ के समय गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक ऐसा संकट होता है जो अगर लंबे समय तक बना रहता है तो यह शिशु जो भ्रूण होता है उसको क्षति पहुंचा सकता है अस्थायी तौर पर, और मृत्यु भी हो सकता है इसके कारण। यही फीटल डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस मतलब संकट, एक ऐसा विपत्ति जो फीटल यानी भ्रूण को, शिशु को क्षति पहुंचा सकता है, वही फीटल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। चलिए, समझ गए, इंग्लिश दिया गया है। अब किन किन कारणों से बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब गर्भ के समय बच्चा के लिए संकट की सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, कब कब। तो कारण होता है, पहला कारण
कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, मतलब जो नाभि रज्जु होता है उसका जो है भ्रंश हो जाना, नष्ट हो जाना, यह फीटल डिस्ट्रेस का एक कारण होता है। बच्चा पेट में जन्म पल रहा है और उसके गर्भ में ही अगर उसका नाभि जो है खंडित हो जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो माँ से उसका कनेक्टिविटी टूट जाएगा। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि गर्भ में सब कुछ माँ से ही प्राप्त होता है और नाभि अगर टूट जाएगा, माँ से लगा हुआ प्लेसेंटा से अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कारण है माँ का अगर कम रक्तचाप होगा, हाइपोटेंशन होगा माता का, तो यह भी कारण हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा अगर हट चुका है, बच्चे से लगा हुआ जो प्लेसेंटा है, यूट्रस से लगा हुआ जो प्लेसेंटा होता है, यह प्लेसेंटा अगर अपने पृथक्करण हो चुका है, इस जगह से हटकर यहाँ है, तो यह कारण बनता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप भी कारण बनता है। गंभीर रीनल, कोई ऐसे किडनी का रोग भी फीटल डिस्ट्रेस का कारण हो सकता है। कोई मदिरापान, ड्रग एडिक्शन माँ के द्वारा लिया जा रहा है तो ये भी कारण बनता है। स्मोकिंग भी कारण बनता है। बहुत सारे ऐसे मॉडर्न माता होती है जो स्मोकिंग भी करती है तो यह भी एक कारण बनता है। मातृत्व गंभीर निर्जलीकरण, माता में कोई ऐसे कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल का शरीर में कमी हो जाए तो यह भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखेंगे। तो ये सारे के सारे कारण था जहाँ पे माता से रिलेटेड भी कारण हो सकता है और बच्चा से रिलेटेड भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे ज़्यादातर जो कारण होते हैं वह माँ से ही रिलेटेड हो सकते हैं। बच्चा से रिलेटेड सिर्फ एक आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। बाकी के बाकी सब जो है माँ से रिलेटेड ही होगा, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रग एडिक्शन, किडनी का प्रॉब्लम, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, निर्जलीकरण, ये सब माँ से रिलेटेड समस्या है जो फीटल डिस्ट्रेस का कारण बनता है। अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय की धड़कनें अधिक हो जाएगा। अगर बच्चा के साथ अगर कोई समस्या होने लगेगा, उसका कोई संकट उत्पन्न होने लगेगा, मतलब उसको कोई विपत्ति आ जाएगा गर्भ में, तो गर्भ में जो शिशु है उसका हृदय धड़कन बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, बढ़ भी जाएगा और घट भी सकता है तो ब्रेडीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। भ्रूणीय गति कम हो जाएगा, बच्चा का जो मूवमेंट होगा गर्भ में वह मूवमेंट मतलब उसका गति जो है कम जाएगा, ठीक है। भ्रूण का हृदय ध्वनि अनुपस्थित हो सकता है। फीटल हार्ट साउंड जो है अब्सेंट हो जाएगा, FHS अब्सेंट हो जाएगा। मिकोनियम बाहर निकलने लगेगा, मतलब बच्चा जो है गर्भ में ही जो है मल मूत्र त्यागने लगेगा और फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन्स बच्चे का ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो यह सब के सब कारण बच्चे से रिलेटेड, खासकर बच्चे के हृदय धड़कन बढ़ना, कमना, गति जो है कम जाना, ध्वनि अनुपस्थित हो जाना, हार्ट ध्वनि, मिकोनियम बाहर निकलने लगना और फीटल हाइपोक्सिया हो जाना, मीन्स भ्रूण का ऑक्सीजन का कमी हो जाना। तो यह सब चिन्ह और लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए, अब निदान क्या क्या हो सकता है। अगर फीटल को कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, किन किन जांच के द्वारा। सबसे पहला USG होता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद वेजिनल का एग्जामिनेशन, योनिक का परीक्षण हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल, पेट का एग्जामिनेशन हो सकता है। नॉन स्ट्रेस परीक्षण हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा फीटल का मॉनिटरिंग किया जाएगा कि बच्चा किस कंडीशन में है, गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सब होता है, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस होता है, क्या होता है, अमीनोसेंटेसिस होता है। तो ये सब चिन्ह और लक्षण जो है होता है, साथ में यह निदान होता है। तो निदान जान गए कि क्या क्या होगा, पेल्विक वेजिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल चेकअप होता है, एमिनोसेंटेसिस होता है, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमिनोसेंटेसिस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो एमोनिक फ्लूइड होता है उसको जो है चेक किया जाता है। अब इसके प्रबंध में क्या क्या हो गए, देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान निरंतर भ्रूण की जांच करते रहना चाहिए ताकि शिशु में होने वाले विपत्ति मतलब डिस्ट्रेस के समय को पहचान किया जा सके। लगातार जो है बच्चे के स्थिति को हम लोग चेकअप करते रहते हैं ताकि बच्चे में अगर कोई भी डिस्ट्रेस यानी कोई भी विपत्ति हो तो पहचाना जा सके और उसका तुरंत मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। दूसरा देखिएगा, जटिल गर्भ अवस्था जहाँ शिशु विपत्ति की संभावना अधिक होती है, ऐसी स्थिति में प्रसव अस्पताल में ही कराना। अगर ये पता चल जाता है कि गर्भ बहुत जटिल होने वाला है, प्रसव जटिल होने वाला है और गर्भ के सिचुएशन में, गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में प्रसव जो है अस्पताल में ही करवानी चाहिए ताकि बच्चे के जो डिस्ट्रेस है इसको कम किया जा सके, ठीक है।
महिला की सुस्पाइन स्थिति को बदलकर बाईं पार्श्विक स्थिति लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रदान करी जाती है ताकि नाभि नाल का दबाव कम हो सके। मतलब नाभि नाल मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पर दबाव न पड़े, इसके लिए महिला को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाया जाता है। जबकि लिटाना किस पोजीशन में चाहिए? सुस्पाइन पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे नहीं लेटाकर, क्यों? क्योंकि दबाव पड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड पर, नाभिक नाल पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाइपोक्सिया की रोकथाम हेतु महिला को ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अब महिला को भी अगर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है। शिशु विपत्ति का कारण ऑक्सीटॉक्सिन का अधिक प्रयोग हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। अगर फीटल डिस्ट्रेस का कारण माँ द्वारा लिया जा रहा ऑक्सीटॉक्सिन होता है तो उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रोगी को हाइपोवॉल्यूमिक आघात जो है वह डिहाइड्रेशन की रोकथाम हेतु IV मार्ग द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा तरल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड देंगे ताकि हाइपोवॉल्यूमिक आघात और निर्जलीकरण से बचा जा सके। नेक्स्ट है, 7वां है, यदि गर्भाशयिक तनाव अत्यधिक हाइपरटोनिक हो तो ट्यूबरटेलाइन अधस्वत्चीय या सीरा मार्ग द्वारा देनी चाहिए। मीन्स गर्भाशयिक मतलब जो यूट्रस का तनाव अगर अत्यधिक हो, हाइपरटोनिक हो, तो देख लीजिए टर्बुटेलाइन इंट्राडर्मल मार्ग से देनी चाहिए ताकि जो यूट्रस का तनाव है उसमें कमी आ सके। ठीक है। IV मार्ग से देनी चाहिए। ठीक है। दोनों मार्ग से IV या अधस्वतीय दोनों मार्ग से टर्बुटेलाइन देते हैं। टर्बुटेलाइन तनाव को कम करता है मांसपेशी को। ठीक है। रोगी को नियमित रूप से देखभाल प्रदान करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के विपत्ति के दौरान तुरंत प्रसव कराना चाहिए। अगर बच्चा का कोई फीटल डिस्ट्रेस दिखा जा रहा हो तो तुरंत जो है डिलीवरी करवा देनी चाहिए। ठीक है। यदि कोई विपरीत संकेत कॉन्ट्राइंडेक्शन न हो तो ऐसी स्थिति में फॉरसेप्स डिलीवरी, एपिजियोटोमी व बेंटाउस प्रसव की जानी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्राइंडेक्शन न हो तो इस स्थिति में फॉरसेप्स डिलीवरी करवाएं या एपिजियोटोमी करवाएं या बेंटाउस प्रसव करवाएं। ठीक है। 11 नंबर है, निम्न परिस्थितियों में सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। अगर माँ में कोई और प्रॉब्लम होता है, बच्चा में जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, गर्भाशय क्षति हो जाता है, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है। ठीक है। और बाधित प्रसव ऑब्स्ट्रक्टेड अगर डिलीवरी है तो इन सब कारणों में जो है सिजेरियन सेक्शन यानी सर्जरी के द्वारा ही बच्चे को जन्म दिलवाना चाहिए। ठीक है। किन किन में? कॉर्ड प्रोलैप्स में, गर्भाशय क्षति में, पूर्ण प्लेसेंटा प्रेविया में और बाधिक प्रसव में मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी में। तो ये सब में सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है। चलिए मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने बता दिया। आप लोग इसको 2 बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और PDF